12 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स अबाउट स्पेस इंडस्ट्री। फिर कोऑपरेटिव स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। वी हैव ए न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और लास्ट में हम इंडो पैसिफिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। लेट्स मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स को भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर बनाया है। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट studiiq.com के ऊपर से मिल जाएगी। हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू परचेज दिस स्मार्ट कोर्स। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। राइट, इट्स अबाउट स्पेस। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग इस चेहरे को पहचानते हैं। इनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। आपने वर्जिन रिकॉर्ड्स, वर्जिन एयरलाइन का नाम सुना होगा। तो यही जो कंपनी है, यूके के हैं, ये ब्रिटिश बिलियनर हैं और इस कंपनी के मालिक हैं। आई एम श्योर आपको इनके बारे में भी पता होगा कि ये कौन है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। गिव द नेम ऑफ द लेडी दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आई एम टॉकिंग अबाउट हर, राइट? ओके, आज का जो पहला आर्टिकल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर, बेग पार्डन, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको ये आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। इसरो आफ्टर ब्रांसन एंड बेजोस, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन की यहाँ पर बात हो रही है। British billionaire Richard Branson and his fellow travelers returned from their 90-minute suborbital flight on board the Virgin Galactic VSS, एक स्पेसक्राफ्ट जो वर्जिन कंपनी का है। तो रिचर्ड ब्रांसन भी उसमें थे और उनके साथ कुछ टीम प्लेयर्स थे। तो वो लोग स्पेस में गए, सब ऑर्बिटल फ्लाइट उन्होंने की और 90 मिनट की ये फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट की। आज से लगभग एक हफ्ते के बाद 20 जुलाई को जेफ बेजोस जो हैं वो 3 और पैसेंजर्स के साथ, जिसमें उनके भाई भी शामिल हैं, तो टोटल ये 4 लोग इससे भी हायर एल्टीट्यूड में, जो वर्जिन गैलेक्टिक वीएसएस गया तो उससे भी थोड़ा हायर अल्टीट्यूड में, यानी कि हायर हाइट पर वो भी एक स्पेस यात्रा में जाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा एलोन मस्क, फिर आ गए रिचर्ड ब्रांसन और अब जेफ बेजोस। तो ये जो बिलियनर्स हैं उनकी एक स्पेस रेस चल रही है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अब स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेस एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने लगी हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो स्पेस इंडस्ट्री में आने लगे हैं। अभी तक ऐसी सिचुएशन थी कि स्पेस जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता था, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज जो हैं वो इसमें काफ़ी आगे हमें नज़र आ रही है। आज के ज़माने की बात करें तो हम कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेस के माध्यम से करते हैं। मैं एक फ़नी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था और इसके बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ पॉपअप हुई। रिमेंबर रामायण एंड महाभारत की जो टीवी सीरियल आती थी, तो उसमें एक फोरकास्ट आता था जिसको आकाशवाणी कहते थे, कि ऊपर से एक आवाज़ आती थी और अगर कोई व्यक्ति गलत कोई चीज़ कर रहा है तो या फिर कोई एक प्रकार की वार्निंग मिल जाती थी। तो वो सारी चीज़ें हम जब छोटे थे तब हम सीरियल में देखते थे, रामायण महाभारत में। और आज आप देखिए, सी द कनेक्शन हियर। आई एम नॉट सेइंग, सी प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम पर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी। उसके बारे में मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि रामायण या फिर महाभारत का जो युग था उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं तो सीरियल में जो मैंने एक सीन देखा था जो मुझे दिमाग में था और अचानक ये पॉपअप हुआ, तो मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया कि आज ऐसा होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो आपके मोबाइल ऐप से आपको पता चल जाता है। तो ऊपर कौन है? ऊपर सैटेलाइट है। हम जब हमारी कैब बुक करते हैं, ओला या फिर उबेर,
उसके लिए भी सैटेलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप स्पोर्ट्स देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम सैटेलाइट की वजह से कर पा रहे हैं। स्पेस इंडस्ट्री या फिर स्पेस सेक्टर जो है वो हमारे जीवन में हर रोज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने एनसीईआरटीज़ आई एम श्योर पढ़ी होगी, और एनसीईआरटीज़ में जब हम साइक्लोन्स और इस प्रकार के चैप्टर्स पढ़ते हैं, आई थिंक जियोग्राफी के चैप्टर्स, जियोग्राफी सब्जेक्ट के कुछ क्लास 6 और 7 के चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे, मैंने बहुत साल पहले पढ़े थे लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि ओडिशा में जब एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, आज से लगभग 20-25 साल या फिर उससे ज़्यादा वक्त हो गया होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट अगेन आज अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में पॉपअप हो रही है, तो वो ये है कि ओडिशा में जब एक तूफ़ान आया था तो उसकी वजह से लगभग 10,000 लोग जो हैं, मीन्स हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो तबाह हो गई थी, क्योंकि उस समय पर हमारे पास ऐसी कोई एडवांस फोरकास्ट की फैसिलिटीज़ या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज हम जब देखते हैं ताउते और दूसरे ऐसे जो भी अलग अलग साइक्लोन्स अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में पैदा होते हैं, तो हमें 5-6 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले पता चल जाता है। इवैक्यूएशन का काम हम बहुत पहले करने लगते हैं। प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है, लेकिन जो लोगों की जान चली जाती थी वो अब एक हिस्ट्री बनती जा रही है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है या फिर ना के बराबर हो रहा है। और ओडिशा में जो 20-25 साल 30 साल पहले जो तूफ़ान आया था, उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले तूफ़ान आकर चले जाते हैं, लेकिन ना के बराबर लोगों की मृत्यु होती है। ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पेस सेक्टर, राइट। अब नेक्स्ट लेवल पर यह भी बात है कि जो एग्रीकल्चर है आपका, स्पेसिफिक आपकी फील्ड जो है, तो उस एरिया में, उस रीजन में कैसा मौसम रहेगा, आपके क्रॉप को कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा। बड़े शहरों में ऐसा भी होगा, मुंबई जैसा बड़ा शहर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लोग फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आपको पहले से पता चल जाएगा, लेट्स से कि थर्सडे को बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो आपकी कंपनी ही आपको बता देगी कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, तो कम से कम लोग जो हैं वो बाहर जाएंगे, कम से कम लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो लेवल पर अब सैटेलाइट्स जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे। वो फ्यूचर भी अब बहुत दूर नहीं है। मिलिट्रीज़ की बात करें तो ऑलरेडी मिलिट्रीज़ जो हैं वो स्पेस के ऊपर हेविली डिपेंडेंट हैं। सैटेलाइट इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए सैटेलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नए नए कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस जो हैं वो नए नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, और ये इंडस्ट्री जो है, मीन्स जो पहले खर्च जो होता था, अब धीरे धीरे ये खर्च भी जो है वो कम होने लगा है। नए नए इनोवेशंस की वजह से काफ़ी सारा नया मटेरियल लॉन्च करने के नए तरीके, नए फ्यूल्स, नई टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी कम हुआ है। भारत की जो प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी जो हैं उसके ऊपर भी काफ़ी एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव प्रभाव, अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर नेगेटिव प्रभाव भी होगा ऑफ स्पेस इंडस्ट्री। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ $350 बिलियन है, और मॉर्गन स्टैनली का ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले 20 सालों में ये इंडस्ट्री जो है ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। डेफिनेटली नए नए प्लेयर्स के आने के बाद डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस तो हुआ ही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके स्टूडेंट्स अब छोटे छोटे नैनो सैटेलाइट्स बनाकर अलग अलग जो रॉकेट्स होते हैं जिसमें जो स्पेस में जा रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी वो लॉन्च करने लगे हैं। छोटे और लाइटर क्राफ्ट, यानी कि जो रॉकेट्स हैं, जो व्हीकल हैं, वो भी काफ़ी छोटे और लाइट होने लगे हैं, तो कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राइटर हैं मैल्कॉम ग्लैडवेल, उनकी एक किताब है स्मॉल इज़ द न्यू बिग, और ये स्मॉल इज़ द न्यू बिग किताब में उन्होंने यही कहा है कि टेलीविज़न की स्क्रीन को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। पहले ऐसा था कि एक 3000 सीसी की जो कार एक बीएचपी और टॉर्क पैदा करती थी, आज वो 1500 या फिर 1200 सीसी का इंजन जो है वो उतना टॉर्क और बीएचपी पैदा करता है। आप मोबाइल देख लीजिए, राइट। मोबाइल की स्क्रीन जो है, मीन्स कंपेयर टू स्क्रीन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल, बट इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल, बट पहले मोबाइल छोटे थे लेकिन अब स्क्रीन आ गई, लेकिन अब पतले मोबाइल हो गए, राइट, फोल्डेबल आ चुके हैं, तो
कितनी सारी जो 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 चीज़ हम बड़े बड़े स्क्रीन्स में करते थे, आज हम वो छोटी छोटी स्क्रीन्स में, तो स्मॉल इज़ द न्यू बिग बेसिकली। तो स्पेस में भी यही है कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो हैं, छोटे लॉन्च व्हीकल्स जो हैं, वो काफ़ी रोबस्ट तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बड़ी चीज़ें। पहले कंप्यूटर्स एक रूम जितने बड़े थे, आज कंप्यूटर्स जो हैं वो आपका स्मार्टफोन है। तो स्मॉल इज़ द न्यू बिग अगेन। लॉन्च कॉस्ट भी काफ़ी डेफिनेटली कम हुआ है। स्पेस एक्स की बात करूं मैं, स्पेस एक्स एलोन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 अगर आप देखें तो इसने ये रीयूजेबल लॉन्च किया रॉकेट, ये फाल्कन 9। और इसकी वजह से आज से 20 साल पहले जो खर्च होता था उसमें 85% रिडक्शन हुआ है। तो कॉस्ट भी काफ़ी कम होती जा रही है। Private launch satellite, beg your pardon, private launch capabilities have allowed both small states and non-governmental entities to place satellites on their on in orbit. बहुत सारे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश, फॉर एग्जांपल नेपाल, फिर यूरोप के भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास ये स्पेस की कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भारत जैसे देश या फिर यूएसए या फिर फ्रांस, तो ऐसे देशों को अपने छोटे सैटेलाइट्स देते हैं और हम फिर लॉन्च कर देते हैं उनके लिए, और फिर वो सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है वो देश कर रहे हैं और कंपनीज भी कर रही हैं। गूगल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, अमेज़ॉन कर रही है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज के भी प्लान है कि वो अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी। 2017 की बात करें तो भारत ने एक रिकॉर्ड तोड़ा था। एक साथ हमने 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल मिशन में लॉन्च किए, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी थे, नैनो सैटेलाइट्स जो प्राइवेट कंपनीज के थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के स्टूडेंट्स का भी एक सैटेलाइट जो है वो इसमें था, ऐसा मुझे अभी याद आ रहा है। आई थिंक इसी में था। 104 सैटेलाइट्स जब लॉन्च किए गए तो उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा सैटेलाइट इसमें था। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है, मीन्स इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अनयूज्ड जो सैटेलाइट्स हैं या फिर जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। 2010 में द यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट सैटेलाइट डेटाबेस का कहना यह था कि 1000 जितने लगभग सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट में हैं जो किसी काम के नहीं हैं। 2020 के अंत तक ये 3372 हो चुके हैं, और ये सारे सैटेलाइट्स जो हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट पर हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक ये आकाश में तैर रहे हैं। अब इससे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट, कि एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स का ये जो कचरा है, या फिर आप कह सकते हैं इसको स्पेस डेब्रीज, तो ये सिचुएशन हो सकती है। फ्यूचर में जब कोई रॉकेट लॉन्च होगा तो वो इसके साथ लाखों करोड़ों की स्पीड में, लाखों किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसके साथ टकरा सकता है, और फ्यूचर के जो स्पेस मिशंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा ये। तो वी हैव टू क्लीन अवर स्पेस एज वेल, वी हैव टू क्रिएट लॉज। हमें कुछ ऐसी तरकीब भी निकालनी पड़ेगी कि जो सारे सैटेलाइट्स अब इस्तेमाल में नहीं है तो उन सारे सैटेलाइट्स को फिर से हम वापस लेकर आएँ, उनको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और फिर से उनका इस्तेमाल करें। ये भी कहते हैं कि फ्यूचर का जो ट्रिलियनर होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियनर, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिलियनर, फ्यूचर का जो ट्रिलियनर होगा वो वही व्यक्ति होगा जो स्पेस माइनर होगा, यानी कि स्पेस इंडस्ट्री में जितना आगे वो व्यक्ति या फिर वो कंपनी होगी उतनी बड़ी वो कंपनी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस लॉज की बात करें तो 1967 का जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरी है। अब ये आउटर स्पेस ट्रीटी एक तो पहले बहुत ही आउटडेटेड है, 1967 की ये ट्रीटी है, तो इट्स वेरी ओल्ड एज वी कैन ऑल अंडरस्टैंड राइट। कितने 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये आउटर स्पेस ट्रीटी, और इसमें प्राइवेट एंटिटी के बारे में कोई भी बात इसमें नहीं की गई है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इंटरनेशनल लेवल पर इस आउटर स्पेस ट्रीटी को मॉडर्न बनाएं आज के ज़माने में, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत इसमें सिग्नेटरी है तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत इसमें अपने सुझाव डाल सकता है, और जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा वेट हमारा इस ट्रीटी को मॉडर्नाइज करने में हमारा इतना बड़ा वेट होगा।
कॉमर्शियल कंपटीशन जो है विल लाइकली रिड्यूस्ड कॉस्ट। जितना कॉमर्शियल कंपटीशन होगा, इट्स अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल। जब मोबाइल फ़ोन्स निकले थे तो उस टाइम पर इनकमिंग और आउटगोइंग के पैसे थे। आज आप देखिए 15-20 सालों के अंदर ये चीज़ें फ्री होने लगी है, इज़न्ट इट? आप 200-300 रुपये का रिचार्ज करवाइए, आप 3 महीने तक 3 महीने तक डोमेस्टिक कॉल्स जो है वो फ्री कर सकते हैं 24/7। तो कॉस्ट कितना कम हो गया ये सारी चीज़ों का, उसके पीछे रीज़न है कंपटीशन। तो हेल्थी कंपटीशन होगी तो कॉस्ट भी कम होगा। मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए भी ये अच्छी बात होगी। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो नेगेटिव एक रिस्क जो है वो स्पेस डेब्रीज का है। इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी, जैसे आजकल हम हैकिंग और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हमारे सैटेलाइट्स को हैक किया जाए या फिर जानबूझकर हमारे सैटेलाइट को स्पेस पर किसी ऐसे कचरे के साथ, डेब्रीज के साथ उसको टकराया जाए और हमारे सैटेलाइट को डैमेज किया जाए। तो इसको लेकर भारत को कुछ डिटरेंट अटैक्स या फिर डिटरेंट कैपेबिलिटीज़, प्रोटेक्शन की, शील्डिंग की एक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है, इसमें यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे देश, ऐसे देश के पास भी ये सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, वो हमारे देश के ऊपर नज़र रख पाएंगे। फिर टेररिस्ट ग्रुप्स के पास ये टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, राइट? आजकल टेररिस्ट के पास लेटेस्ट गन आने लगी हैं, उनके पास ड्रोन्स भी आ चुके हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हुआ था। जस्ट इमेजिन कि अगर उनके पास स्पेस का एक्सेस आ जाएगा तो फिर वो कितनी तबाही जो है वो मचा सकते हैं। तो इसको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है। कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत इसमें थोड़ा लेट है। तो हमें एक फ़ायदा जो हो सकता है, दैट इज़ लेट बिगिनर्स एडवांटेज। क्योंकि आप लेट थे तो पहले जो हो चुका है वो सारी एरर्स, वो सारी मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। दूसरे लोगों या फिर दूसरे देशों से हम वो चीज़ें सीख सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको समझकर उसको रिपीट ना करें। तो ये एक फ़ायदा होगा। लेकिन आपने देखा कैसे यूएसए की कंपनीज जो हैं, ब्रिटेन की कंपनी है वर्जिन, और ये सारी कंपनीज अब प्राइवेट लेवल पर अपनी खुद की कैपेसिटी पर स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने लगी है। तो हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। वैसे भारत सरकार ने एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको कहते हैं इन स्पेस, लास्ट ईयर भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। और इसमें बिजनेसेस को इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपनी स्पेस कैपेसिटी मीन्स एक्सप्लोर कर सके। वो जो इसरो के रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हुए स्पेस में आगे बढ़ सकें। तो इसमें सिर्फ सब्सिडीज़ और ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी, वी हैव टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि फेलियर, अगर कोई कंपनी फेल होती है तो उनको एनकरेज करना। ऐसा नहीं कि आप फेल हुए देन यू नीड टू गेट आउट, नो। स्पेस में फेलियर्स भी आपको सहने पड़ेंगे, लेकिन ये सारे फेलियर्स के बाद ही आप सक्सेस पर या फिर सक्सेस जो है उसको थोड़ा बहुत अचीव कर पाएंगे। तो ये कैपेसिटी भी, ये एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का मतलब ये है कि आप उनको कुछ फैसिलिटीज़ दे दीजिए और वहाँ पर वो जो चाहे वो करें, वो मिस्टेक्स करें, वो नई चीज़ें इनोवेट करें, तो ये छूट दी जाए। और उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तब उनको फिज़िकली सारी चीज़ों को लॉन्च करने का एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये चीज़ इसरो को करनी पड़ेगी, ये चीज़ भारत सरकार को करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको अब इस डिस्कशन से आपको पता चल गया कि स्पेस $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है और बनेगी भी। आजकल हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चलकर इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही राइट टाइम है। अभी ज़मीन जो है वो तैयार है, दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड सीड इन इट। और सीड ऐड करने के बाद उसको नर्चर करना, उसको पौधा, और पौधे में से फिर एक वृक्ष, और वृक्ष में से फिर एक विशाल बागीचा या फिर जंगल बनाने का एक राइट मौका जो है, उसका राइट जो एक कह सकते हैं शिलान्यास करने का जो टाइम है वो आज है। तो हमारी चॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। देन विल गो थ्रू न्यूज़ आइटम्स एंड देन विल गो थ्रू सम अदर आर्टिकल्स। तो वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है पुरी में, आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है।
37.72 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं हमारे देश में। पंजाब ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू को लिफ्ट किया है। हरियाणा ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है टिल 19 जुलाई। फाइनेंस मिनिस्टर होस्ट्स विमेन मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट हाई टी इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है लोगों को कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं तो उनके लिए लोग जो हैं वो नॉमिनेट करें लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लोगों को ग्रीटिंग्स दी है लॉर्ड जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के मौके पर। नितिन गडकरी साहब आज मणिपुर में कुछ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के जो फाउंडेशन स्टोन हैं या फिर शिलान्यास करेंगे ऐसे 16 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स मणिपुर में। प्राइम मिनिस्टर साहब 25 जुलाई को मन की बात के माध्यम से लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। पोप फ्रांसिस ऑपरेशन के बाद पहली बार नज़र आए हैं पब्लिक में। यूएसए में हीट वेव काफ़ी इंक्रीज़ हुई और इसकी वजह से वाइल्ड फायर्स भी हुई हैं। बांग्लादेश में कोविड की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल का 2021 का पहला कोविड रिलेटेड डेथ का केस देखने को मिला। इथियोपिया की रूलिंग पार्टी जो है वो नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत चुकी है। नोवाक जोकोविच 6th टाइम विंबलडन टेनिस टाइटल को जीत चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले जो एथलीट्स हैं उनके साथ कल इंटरैक्ट करने वाले हैं। ओपिनियन एडिटोरियल्स में दूसरा जो आर्टिकल है इट्स अबाउट कोऑपरेटिव स्पिरिट। एज वी ऑल नो हमारे देश में एक नई मिनिस्ट्री की स्थापना की गई है। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और यह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए है ऐसा सरकार ने बताया है। और अभी तक राज्य या फिर गवर्नमेंट और मार्केट जो हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती आई है, लेकिन कोऑपरेटिव का रोल जो है वो इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कोऑपरेटिव ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले डेफिनेटली किया है। कुछ क्रिटिक्स का कहना यह है कि ये नई मिनिस्ट्री से ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करने का और ज़्यादा पावर आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी वांट टू सी इट मोर डिसेंट्रलाइज्ड। कोऑपरेटिव्स जो हैं वो सक्सेसफुली इसलिए हैं क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है या फिर ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ काम करती हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्रेडिट सेक्टर में, क्रेडिट यानी कि बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर में, मार्केटिंग में हमें कोऑपरेटिव्स देखने को मिलती हैं। कुछ बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स भी हैं जैसे कि इफ़को, फिर मिल्क में अमूल हैं, देन कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज़, फिर लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो, ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव्स जो हैं, हमें लगता है ये कंपनी है बट दे आर कोऑपरेटिव्स। तो ऐसी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। केरला में तो आपको जो आईटी पार्क और मेडिकल कॉलेजेस हैं इन क्षेत्रों में भी कोऑपरेटिव्स नज़र आती हैं। तो कोऑपरेटिव्स अब नए नए एवेन्यूज़ में भी आने लगी है। इंश्योरेंस सेक्टर में कोऑपरेटिव्स की आवश्यकता है। और जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका जन्म हुआ कॉलोनियल एरा में। फिर 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है इसको पास किया गया। और फिर धीरे धीरे कोऑपरेटिव्स जो हैं उसका एक्सपांशन होने लगा। टेक्निकली अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब चैलेंजिंग बात ये होगी या फिर देखना ये पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री कंडक्ट की है तो कैसे लीगली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको एक लीगल बैकअप कैसे दे पाएगी। इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। इसका लक्ष्य है कोऑपरेटिव्स को और ज़्यादा मजबूत करना। तो लेट्स होप कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगी, ना कि कोई कंट्रोलर के तौर पर। ओके दूसरी चीज़, कोऑपरेटिव्स जो हैं इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल लेवल पर भी किया जाता है। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल राइट। किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने एक कोऑपरेटिव की शुरुआत की तो किसान उसके साथ जुड़ गए या फिर महिलाएं उसके साथ जुड़ गई उस कोऑपरेटिव के साथ। तो क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी एक इनकम वहाँ से आ रही है एक्सेट्रा, तो फिर नेचुरली आप पॉलिटिकली उसी व्यक्ति के प्रति इंक्लाइन रहेंगे। या फिर अगर आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है वो इस कोऑपरेटिव को काफ़ी सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं तो फिर आप उसी व्यक्ति को वोट देंगे। और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी कई बार इसके लिए गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो ना हो वही बेहतर रहेगा। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता ही है अलग अलग क्षेत्रों में। आपके भी राज्य में, आपके भी टाउन में या फिर विलेज लेवल पर आपने शायद ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोऑपरेटिव्स का जन्म ही इसलिए हुआ था कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करती। हाँ, प्रॉफिट कमाना पड़ता है, प्रॉफिट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं,
उनमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो होती रहनी चाहिए। और कई जगहों पर कोऑपरेटिव्स में करप्शन, मिसमैनेजमेंट की वजह से भी कोऑपरेटिव्स कई जगहों पर इनफेमस रही हैं। वैसे कोऑपरेटिव्स ने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है, जहाँ पर राज्य सरकार नहीं पहुँच पाई या फिर जहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाई, तो ऐसे क्षेत्रों में जॉब्स जनरेट करने का, इनकम जनरेट करने का काम जो है वो कोऑपरेटिव्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। बस हमें यही देखना है कि ये सेंट्रल लेवल की जो मिनिस्ट्री है, तो अब ये एक डिक्टेट ना बन जाए, ये एक मॉनिटर ना बन जाए, या फिर ये ऐसे ऐसे कंट्रोलर ना बन जाए कोऑपरेटिव्स के। लेट्स होप के ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी से कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस नई मिनिस्ट्री से, और ग्रास रूट लेवल के लोगों का इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेट्स होप कि ऐसा हो। शेपिंग ए ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक, द हिंदू का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हर्षवी पान साहब और मोरो बोनाविता, ये दोनों ने मिलकर ये आर्टिकल को लिखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें। इट्स ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक। अब भारत की बात करें तो भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है ये काफ़ी एक्सपांड होती जा रही है। हम वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर इसको और ज़्यादा एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे देश जो पहले इतने कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थे, ग्लोबल लेवल पर भी इतने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ऐसे देश भी इंडिया के साथ मिल रहे हैं, इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं और इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो काफ़ी बड़ा है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाले देश। तो आप देख लीजिए ये पूरा रीजन, ये सारे देश जो हैं वो इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, और फिर यहाँ से ये सारे देश जो हैं वो पैसिफिक ओशन के, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ मैक्सिको, कनाडा, राइट, यहाँ पर रशिया आ गया, चाइना आ गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो छोटे बड़े सभी देश, और कुछ ऐसे देश हैं फॉर एग्जांपल फ्रांस, तो इसके छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर हैं, देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि उनके आइलैंड्स यहाँ पर हैं, राइट। तो ये थी कुछ जियोग्राफी की बर्ड्स आई व्यू पॉइंट से बातें। अब आज के ज़माने में एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है, या देशों को क्लियर होने लगी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आज के जो कॉम्प्लेक्स रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो रीजन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनको आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप उनको पुराने ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क हैं या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज से लगभग 75 ईयर्स पहले जो पैदा हुए थे, वो पुराने रूल्स से आप नए चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिवली इस रीजन में बिहेव कर रहा है, तो आप यूएन और ये लोग कब डिसीजन लेंगे, कब एक्शन लेंगे? तो इट इज़ बेटर कि जो इंटरेस्टेड देश हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाएं, और क्योंकि मीन्स 3-4-5 देश मिलकर बनाएंगे तो यूएन के मुकाबले काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इनकी, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो नए नए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यही इसका एक प्रॉपर आइडिया है। फॉर एग्जांपल क्वाड, अब क्वाड की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल, हमने कई बार बात की है। जापान, इंडिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर क्वाड बनाते हैं, और क्वाड जो हैं वो जब से फॉर्म हुआ है तो चाइना के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है, लेकिन सिर्फ चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस नहीं है। चाइना तो एक चैलेंज है ही, अब चाइना के साथ साथ ये सारे देश एक दूसरे के साथ मिलिट्री वाइज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोविड के टाइम पर दवाई बनाने की बात आई कि भारत में दवाई पैदा की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जापान और यूएसए मनी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक नए लेवल पर और धीरे धीरे बिजनेस लेवल पर भी एक दूसरे के साथ अच्छा बिजनेस कर सकें, तो इस लेवल पर भी ये क्वाड जो है वो एक्सपांड हो रहा है। अब इटली जो देश है, इटली ने एक सिग्नल दिया है, इटली इंटरेस्टेड है इंडो पैसिफिक जियोग्राफी में। इटली इंडिया और जापान के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जो है वो करना चाहता है, और अभी तक ऐसा था कि इटली जो है वो सिर्फ अटलांटिक ओशन और यूरोपियन डायमेंशन में ही या फिर यूरोपियन रीजन में ही एक्टिव रहता था, इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन अब वो इंडो पैसिफिक में भी इंटरेस्ट ले रहा है। उसके पीछे उसके रीजंस मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, मारियो ड्रागी, तो उन्होंने क्लियरली बताया ईयू को, यूरोपियन यूनियन को, कि जिस प्रकार से चाइना एक एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये
हमारे लिए, हमारे यानी कि यूरोप के लिए और इटाली के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम चाइना का ये जो राइज है उसको रोकें, चाइना को एक चैलेंज दें, चाइना को रोकने की कोशिश करें, लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम करें, वरना फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये जो लाइक माइंडेड देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, रूल ऑफ लॉ वहाँ पर हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसे देश जो हैं और जो इस दुनिया को डेमोक्रेटिकली चलाना चाहते हैं या फिर पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे देश मिलकर अगर इंडो पैसिफिक में काम करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है। नाउ द थिंग इज़ कि अभी जो मैंने आपको कहा कि इटली जो है, मीन्स ये इटली इसमें इंटरेस्टेड क्यों है या फिर ये अच्छी बात क्यों है कि ये सारे देश मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो रीवा गांगुली दास हैं, सेक्रेटरी ईस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग में ये कहा, जो इटली की एम्बेसीज हैं जापान और इंडिया में, तो मिलकर एक ट्राइलेटरल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो इस मीटिंग में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ने ये कहा कि इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने में वे सारे देश जो लाइक माइंडेड देश हैं, जो इस रीजन में है और रीजन के बाहर है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये क्लाइमेट चेंज की तरह है कि हर किसी को मिलकर ये करना पड़ेगा, वरना फिर चाइना जैसे देश जो हैं वो काफ़ी एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर उनको रोक पाना जो है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाएगा। इटली को अब ये करना होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक में, क्या क्या चीज़ें वो ऐड करने के लिए तैयार हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन वो करने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीज़ें उनको क्लियरली भारत, जापान जैसे देशों के साथ शेयर करनी चाहिए। फिर सिर्फ चाइना को रोकने की बात नहीं है, ये तीनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। वैसे इटली और टोक्यो के रिलेशनशिप काफ़ी हिस्टोरिकल हैं, भारत और टोक्यो के रिलेशनशिप, भारत और जापान के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि हम इटली और इंडिया के बीच में भी रिलेशनशिप को एक्सपांड कर सकें। वैसे रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है वो उससे काफ़ी कम ट्रेड करते हैं, उससे काफ़ी कम इंटरेक्शन करते हैं। G20 की नेक्स्ट मीटिंग जो है वो अक्टूबर 2021 में रोम में होने वाली है और उसके बाद की मीटिंग जो है वो भारत में होगी। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंसी है वो भारत में 2023 में भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है अक्टूबर में कि हम इस ट्राइलेटरल कोऑपरेशन के बारे में बात करें और चीज़ें जितनी क्लियर होगी उतना ज़्यादा काम करने में भी तीनों देशों को मज़ा आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन, मेडिसिन की बात हो, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तब पता चला कि लगभग 80% जितना जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम चाइना से मंगवाते हैं, उसके बाद आता है USA और इटली। तो इटली से भी हम काफ़ी दवाई की जो API है वो मंगवाते हैं, तो इसमें भारत और इटली मिलकर काम कर सकता है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन, इटली डिज़ाइन में काफ़ी इटालियन सन ग्लासेस, इटालियन कार्स, मोटरसाइकिल्स, कपड़े, तो ये डिज़ाइन की जो उनकी कैपेसिटी है वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर मिलाई जाए, और जापान का प्रिसीजन, जापान जो है वो प्रिसीजन में काफ़ी अच्छा है। किसी भी चीज़ को फाइनली आपको प्रोड्यूस करना है तो जो मशीन है, वो जो ऑपरेशंस हैं उसको सॉर्ट आउट करने में जापान इज़ नंबर 1। तो जापान का प्रिसीजन, भारत के मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इटाली की डिज़ाइन, ये तीन मिल जाए तो इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो इटली ऑलरेडी सोमालिया के रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता है। तो काफ़ी पोटेंशियल है। बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि यस, ये जो ट्राइलेटरल है, ये जो नया ग्रुप है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पर हम डेफिनेटली ले जा सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि भारत और इटली के रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्रूव होते रहें। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर आज के लेक्चर से आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होगी। ये जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है, ये आपके लिए नया प्रश्न है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।